आईआईएससी बैंगलोर, इस कॉलेज का नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। और अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या बीटेक के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो 100% आपने भी इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचा होगा। आज इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स में कवर करने वाला हूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कॉलेज किसने बनाया वो सारी कहानी, उसके बाद इस कॉलेज की क्या रैंकिंग है, इंडिया में बात करूंगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करूंगा, पब्लिकेशन, रिसर्च एरियाज में, प्लेसमेंट्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, कैंपस लाइफ कैसी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स कॉलेज के अंदर होते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर, और बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ क्या क्या डिसिप्लिन हैं, हर डिसिप्लिन के अंदर कितने इंटेक्स, कितने बच्चे एडमिशन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आईआईएससी में एडमिशन मिलता कैसे है, हर कोर्स के बारे में बात करूंगा, फीस क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कहीं अगर आपका शायद आप एलिजिबल हो, आपका एडमिशन हो सकता है वो मिस ना हो जाए, क्या अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। तो क्या इंटर्नशिप्स हैं, प्लेसमेंट्स है, वो कौन कौन 30 मार्क हाँ हैं जो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी। अगर आपको इंडिविजुअल डिटेल कोई जानना है तो वीडियो के चैप्टर्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो के उस पोर्शन पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आईएससी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली बात करें तो मिस्टर जे.एन. टाटा, इन्होंने इस कॉलेज को एक तरीके से स्टार्ट किया था 1909 में, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं। और आज भी आप कैंपस में जाएंगे तो मिस्टर टाटा की प्रतिमा आपको वहाँ पर लगी हुई नज़र आने वाली है। अब बात करता हूं रिसर्च की, रैंकिंग्स की। देखिए, साइटेशन आप पर फैकल्टी की अगर बात करें, कितने पब्लिशंस यानी कि रिसर्च एरियाज में कितने जर्नल्स और कितने पब्लिशंस वहां पर होते हैं, अगर उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग निकाली जाए तो मज़े की बात है कि हमारा जो दोस्तों आईएससी है वो प्रिंसटन और हार्वर्ड को भी बीट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जो डेटा है मैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, विकीपीडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ले रहा हूँ। तो वहाँ पर आईएससी बैंगलोर, प्रिंसटन और हार्वर्ड से भी ऊपर नज़र आ रहा होता है। अगर ग्रांट्स की बात करें तो अभी रीसेंट डेटा मेरे पास नहीं है, बट 17-18 का जो टोटल रिसर्च बजट था वो लगभग 1000 करोड़ रुपए था, जिसमें कुछ ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस देती है। बट आप समझ सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा होता है रिसर्च के ऊपर। ओवरऑल 6 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर 40 मेजर डिपार्टमेंट्स और 6 डिवीजन है, मैं भी आगे सब डिटेल में बताऊंगा, जिसमें काम कर रहे होते हैं। अगर इंडियन रैंकिंग की बात करें, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है, उसमें रिसेंट रैंकिंग में आईएससी देश में नंबर 2 पे आता है आईआईटी मद्रास के बाद। ये अपने 2-3 कॉलेज आपस में फाइट करते रहते हैं जो टॉप आईआईटीज हैं, तो वो ऊपर एक फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल रैंकिंग की अगर बात करूं, जहां पे क्यू एडवर्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखता हूं तो वहां पर भी आईएससी आ जाता है 186 रैंक के ऊपर। तो शायद इंडिया के कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, और दोस्तों आईएससी उसमें से एक है। अब अगर एक चक्कर लगाएं कैंपस के ऊपर, तो कुछ ही कैंपस इंडिया में आपको मिलेंगे, कुछ बहुत पुराने होते हैं, कुछ बहुत नए होते हैं। ये कैंपस क्योंकि बहुत पुराना, यहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा। पहला तो ऐसा एनवायरनमेंट प्राइवेट तौर पे तो किसी कॉलेज में जनरेट हो ही नहीं सकता। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, कुछ रीसेंट कंप्यूटर लैब जो अभी रिसेंट ईयर्स में बनी है वो आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मिलेंगी। उसके अलावा कैंपस अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ पर सुपरमार्केट है, जिम खाना यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा आपको मिलेगा, फूड कोर्ट 24 आवर अवेलेबल है, कभी भी कुछ खाना पीना हो आप घूम सकते हैं। हॉस्टल का फोटो आप देख सकते हैं, तो बहुत शानदार, वेल इक्विप्ड, अच्छा स्पेशियस हॉस्टल है। रूम बहुत बेसिक जो चाहिए इंडिया में, कोई बहुत हाई फाई एडवांस रूम नहीं जाते, एक बेसिक से टेबल आपके पास है। ये शायद डबल शेयरिंग रूम का फोटो है, तो बंक बेड हमारे पास है। तो दिस इज द फोटो ऑफ द रूम। हॉस्टल आप देख सकते हैं, मेस आप देख सकते हैं, तो बड़ा साफ सुथरा सा क्लियर कट एनवायरनमेंट यहाँ पर है। दिवाली का फोटो है, तो शायद कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया गया, बढ़िया अच्छा खाना, जो आपने कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, मेरी बात भी हुई है कि घर से अच्छा खाना आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे वेज चाहे नॉन वेज, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। कैंपस आप देख सकते हैं, जितना शानदार कैंपस आपको बैंगलोर के अंदर यहाँ मिल जाएगा, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप बैंगलोर जैसे क्राउडेड प्लेस में रह रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी मैं देखता हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब कैंपस में हम रहते हैं ना, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।
बहुत सारे कैंपस है, जेएनयू में आप जाएंगे, इवन डीसी में जाएंगे तो कैंपसेस कभी कभी बहुत शानदार होते हैं। तो ये कैंपस भी उसी में से एक है। अंदर तो एक जंगल की तरह है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। उसके अलावा ऑडिटोरियम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सतीश धवन ऑडिटोरियम है, नेशनल साइंस सेमिनार कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा थिएटर होते हैं, ड्रामा वर्कशॉप्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं, तो उस सब का प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर आपको मिलेगा। और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका टेस्ट कैसा है। आप फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा हैं, ड्रामा, थिएटर, वर्कशॉप, इंडोर, आउटडोर, कुंफू, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर तरह का स्पोर्ट्स यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई का कीड़ा बनना है, किसी भी स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार बात है। अब बात कर लेते हैं सर पढ़ाई की। वो सब तो ठीक है, पढ़ाई का क्या, देखिए इंपॉर्टेंट मेजर 6 डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर आईएससी कोर्सेज ऑफर करता है। बायोलॉजी, केमिकल, ये हमारा, इस पर तो डिटेल में बात करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, मैकेनिकल, फिजिकल एंड मैथमेटिकल। अगर आप इस किसी एरिया में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके आगे वीडियो देखिएगा। अदरवाइज इसके बारे में जो बचे हुए 5 एरियाज हैं उस पर मैं यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से रिलेटेड जो आईएससी कोर्सेज ऑफर करता है उसके बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्लैरिटी आपको देनी है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आईएससी 2 तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। एक कोर्सेज हमारे पास होते हैं जिसको बोलते हैं कोर्स बेस्ड है, और दूसरा फॉर्मेट है रिसर्च बेस्ड है। जो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम, ओवरऑल अगर इनटेक की बात करूं तो लगभग 450 बच्चे डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे होते हैं, और 50 स्टूडेंट जो हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसीज है और कुछ प्राइवेट कंपनीज के कोटाज होते हैं, जैसे इसरो का कुछ कोटा होता है, डीआरडीओ का, और भी कुछ पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो जो लोग उसमें जॉब कर रहे होते हैं उनको डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। वैसे स्टैंडर्ड 450 स्टूडेंट्स आमतौर पे यहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। तो मैं जो बोल रहा था, जो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है, जो कोर्स बेस्ड एमटेक डिग्री है मास्टर्स की, वहाँ पर टाइम फिक्स्ड है, 2 साल की ड्यूरेशन है, और उसके अंदर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। जो हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है ना, वहाँ पर आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे, यानी कि सेमेस्टर्स वाले सब्जेक्ट्स रिलेटिवली कम होंगे, किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं और साथ में आपको थीसिस कंप्लीट करनी होती है। वैसे जहाँ तक मैंने पता किया है, आम तौर पे इसका स्टैंडर्ड माना जाता है 3 साल। आप अगर बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा खराब करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा और ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं वो कोर्स बेस पे कर रहे होते हैं। रिसर्च की मैं एडवाइस आपको तब करूँगा जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि यार मेरे को ना रिसर्च में ही जाना है, मेरे को फर्दर पीएचडी करना, और बहुत सारे केसेस में ये क्लैरिटी बीटेक के बाद नहीं होती है ना। तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि अगर पॉसिबल है देन फर्स्ट गो फॉर कोर्स बेस्ड जो कोर्सेज यहाँ पर हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो एमटेक की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईएससी के बाद शानदार है, वही कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे जिनकी मार्केट में रियलिटी में भाई डिमांड है। तो एआई अपने आप में खूबसूरत है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलके इसको ऑफर कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, वो सब मिलके ऑफर कर रहे हैं। टोटल इनटेक 47 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। इस कोर्स के अंदर आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप वीडियो पॉज करके डिटेल चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्वालिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर एडमिशन कैसे मिलता है, और खासकर हम नॉन CSIT वाले कैसे मिलता है, तो अब ध्यान से देखना। आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच के अंदर। आप मैकेनिकल के हैं, आप सिविल के हैं, सर आप एलिजिबल हैं फॉर डूइंग AI एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम IISc बेंगलोर। बट कंडीशन क्या है, आपके पास जो गेट पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए वो या तो CS से, या तो EE से, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं बट आपने CS से लिख के, कंप्यूटर साइंस से लिख के गेट क्वालिफाई किया है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से लिखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स है AI, और उसके बाद C++ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कोर्स, और मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है आपको क्या बताऊं, दैट इज कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। सो ऑब्वियसली डेटा साइंस आजकल एक उभरता फील्ड है। जितना डेटा धीरे धीरे हमारे पास कलेक्ट होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर होंगी। कौन सा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा इसके अंदर जो मज़े का ना हो, पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे। बहुत शानदार कोर्सेज यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। रिक्वायरमेंट, अब ये बहुत मज़े की बात है, हालांकि इनटेक थोड़े कम है, 23 स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बीटेक आप किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं, बस आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप इस कोर्स के लिए
एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे ख्याल से, इसके अलावा मुझे पता नहीं कोई ब्रांच बचेगी कि नहीं बचेगी। CS, मैकेनिकल, सिविल, आप किसी भी ब्रांच से आपने किया हो एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स के लिए। यस, ओके। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरे मैंने लास्ट में रखा है, जो सबसे स्टैंडर्ड कोर्स है वो है हमारा ऑब्वियसली एमटेक इन CSC। यहाँ पर इनटेक 62 है, मेन प्रोग्राम ISC बैंगलोर का जो हम चला रहे होते हैं। अगेन सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट ये कोर्स ऑफर कर रहा होता है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। जितना शानदार कोर्स है उतना बड़ा सिलेबस है। ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं इस कोर्स के लिए, जैसे सिर्फ कंडीशन क्या है, गेट आपको सिर्फ और सिर्फ CSC से लिखना होगा। यहाँ पर अगर आपने गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से या EE से लिखा है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। आपने मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच से बीटेक किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट गेट आपको CSC से लिखना पड़ेगा। अगर CSC से गेट लिख के आप क्वालिफाई होते हैं तो डायरेक्टली इस कोर्स के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। यस, उसके बाद जनरल अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। कोई बैक, कोई कहानी नहीं, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मैं अभी इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दूंगा किस तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि कोविड की वजह से अभी रिसेंटली बात करूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट होता है, वो कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे, आपको पता लगेगा। कुछ कोर्सेज के अंदर जहां पर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है बेसिक साइंसेज में, है ना, यानी कि बीटेक आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने BSc किया है तो एलिजिबल नहीं, बट अगर आपने MSc किया है एंड देन आप गेट क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर आप साइंस साइड से आप पढ़े हैं, आपने बीटेक नहीं किया, BE नहीं किया, तो क्या, तो MSc पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। बाकी इंडिपेंडेंट कोर्स में जाके आप देखेंगे। अब बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, क्या ISC में सिर्फ गेट स्कोर कार्ड के बेस पे एडमिशन मिल जाता है या रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज वो सब भी होते हैं, बताता हूं। तो फिलहाल ISC के अंदर अगर बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन का कोई सिस्टम नहीं है फिलहाल, हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की और AI कोर्स की, जो दो फर्स्ट और थर्ड कोर्स मैंने बताया, तो यहां पर 70% वेटेज आपको आपका गेट स्कोर पे मिलेगा और रिमेनिंग 30% इट विल बी रिटन टेस्ट, है ना। रिटन टेस्ट का भी क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आगे बताऊंगा, जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने निकाली है। यस, लेकिन रिटन टेस्ट मैंडेटरी है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, और 30% वेटेज उसका भी है। तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आराम से मत बैठिएगा, काम करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तब जाके ऐसी में आपको एडमिशन मिलेगा। जो हमारा डेटा साइंसेज वाला कोर्स है वहाँ 70% गेट स्कोर और 30% रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें याद है सारी ब्रांच एलिजिबल थी, ये वो वाला कोर्स है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का भी सिस्टम हमने रखा है। बाकी जितनी चीज़ें मैंने चेक की वो तो आप पोर्टल पे जाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आजकल इंटरव्यूज ऑनलाइन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, अगर सिचुएशन अलाउ करती है तो आपको कैंपस में भी बुलाएंगे, तो वो सारी चीज़ आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आम तौर पे इट विल बी अ 1 आवर टेस्ट जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल ये सिनेरियो चल रहा है। सिलेबस मॉडल सेम ही है जो आप गेट में लिखते हैं। हालांकि अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए, मान लीजिए AI के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है AI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एडिशनल यहाँ पे आपको मिले, खासकर जो नॉन CSID वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप एडिशनली जाके थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कट कर दी। इंटरव्यूज़ वगैरह में ऑब्वियसली आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते, गड़बड़ बोल नहीं सकते, बहुत क्लैरिटी के साथ आप आंसर करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। क्या दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि सिलेक्शन एक्चुअली कैसे होगा, बट प्रोसेस ये है सर। आगे बात करता हूँ रिसर्च के बारे में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं कि आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इट विल कंसिडर्ड एज MTech एंड देन वो आपका PhD में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, बीटेक डिग्री आपके पास होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी मास्टर्स कोर्सेज के लिए थी वो सब यहाँ पर जो हमारा PhD कोर्सेज उनके लिए ऑफर हो जाती है। कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे रिसर्च का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है ISC के अंदर। प्रोग्राम मैंने आपको बताया PhD एंड MTech रिसर्च, ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी। अब यहाँ एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, देखिए, या तो आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी हमारी मेन ब्रांचेज हो गई। तो मैकेनिकल, सिविल वाली कहानी यहाँ पर नहीं चलेगी। CSID से रिलेटेड आपका होना चाहिए, या
अगेन मैं बोल रहा हूँ एमएससी आपने किया हो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। उसके बाद ये रिसर्च एरियाज है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पॉज करके डिटेल में देखिएगा कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज यहाँ पर हैं जिस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। सिमिलरली कंप्यूटेशनल और डेटा साइंस में भी पीएचडी का ऑप्शन यहाँ पर आपको है। अगेन मैंने सारी डिटेल यहाँ पर क्लियर कट बिल्कुल मेंशन की है ना, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन है। फिर वो एमएससी वाली कहानी, अगर आपने मास्टर्स किया है देन दैट इज ओके, देन भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और रिसर्च एरिया में तो क्या छोड़ा है, इतने शानदार एरियाज हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो देश में क्या दुनिया में, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है काम करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन इंडिपेंडेंटली यहाँ पर 60% आपका जो परसेंटेज है आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज में या मास्टर्स में वो होना चाहिए। और मैंने थोड़ा सा एक और इस पर होमवर्क किया तो मेरे को पता लगा कि खासकर पीएचडी कोर्सेज में गेट और नेट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो तो मैटर करता ही है। उसके अलावा एससी ने एक पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, 12th में, 10th में भी आपके कितने मार्क्स हैं। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है, बट इन सब का कुछ कुछ कंसिडरेशन होता है जिसके बाद दिल हैव एक स्कोर कार्ड वो बनाते हैं जिस बेस पर डिसाइड करते हैं कि वेदर आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आ जाता हूँ दोस्तों अगला जो आइडिया है दैट इज फीस एंड स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी ऑब्वियसली 800 यहाँ पर होने वाला है, SC ST या फिर फिजिकली जो कैटेगरी होती है दैट इज़ 400। अगर आप स्पॉन्सर्ड वाले से आते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये आ जाता है 2000 और गवर्नमेंट PSUs के लिए 800। तो खैर मुझे लगता है बहुत नॉमिनल है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप्स, तो देयर यू सी एमटेक रिसर्च या जो सिंपल कोर्स वाला था 12,400 जो MHRD का स्टैंडर्ड है, हर कॉलेज में यही मिलता है, इधर आपको मिलेगा। अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं और JRF या SRF, मतलब ये एक अलग कहानी, इसके बारे में बताता हूँ। नेट का एक एग्ज़ाम होता है, अगर UGC नेट जिसको हम बोलते हैं वो आप देते हैं, उसमें जो 6% टॉप 6% लोग होते हैं उनको JRF अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर 16,000 से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप JRF में 31,000 और SRF के अंदर जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो 35,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार बात है। ये एक अलग कहानी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट का एक पेपर है जो आप लिखेंगे, उसमें अगर आप अच्छा क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये JRF मिलता है। अगर जो लोग रिसर्च में इतना इंटरेस्टेड होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे, जो वैसे एमटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं आपके लिए ये डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली कुछ समय के बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो में चले जाते हैं, वहाँ पे ग्रांट्स वगैरह और ज़्यादा हाई हो जाती हैं। ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें CSIR तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, जो ये स्टाइफंड्स और स्कॉलरशिप्स अलग से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और भी मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट और भी कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप अगर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करो, काम करो, तो आप उनका एडवांटेज उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों फीस के बारे में। सारी कहानी देखने के बाद समझ ही आता है कि फीस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 फीस तो रिफंडेबल है, 15,000 तो आपको वापस मिल जाएंगे। और मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एमटेक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे। 29,000 टोटल है, 15,000 आपको वापस मिलेंगे, यानी कि लगभग 15,000 एक साल की ट्यूशन फीस होने वाली है। कहने का मतलब 12,400 तो आपका स्टाइफंड ही था, 12 × 12 लगभग 1 लाख आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसमें 15,000 आपसे अगर ट्यूशन फीस लेंगे तो आपको घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, खा पीने के बाद भी बच जाने वाला है, फीस वगैरह देने के बाद, है ना। अगर आप कैटेगरी से हैं तो ये तो 4-5 हज़ार होने वाला है, बिकॉज 20 आपको देना, 15 आपको वापस मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार, जिसमें मैं ये क्या कहते हैं जिम खाना वगैरह जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। रिसर्च प्रोग्राम में जाएंगे तो भी जो ओवरऑल फीस है वो लगभग सेम है। आप अगर बहुत स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं पॉज करके देखिएगा, बट इसमें कोई मतलब इंपॉर्टेंट बात है, कोई खास ध्यान नहीं है आपको देना। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर है तो ऑलरेडी भाई सैलरी मिल रही है आपको, वो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, तो कोई टेंशन नहीं। हॉस्टल में आप देखो, मैं सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ। अगर आप सिंगल या डबल रूम, आमतौर पर बच्चे से डबल रूम प्रेफर करते हैं, डबल रूम आप लेते हैं तो एमटेक के अंदर 200 रुपये महीना आपको देना पड़ता है। सो ये कुछ भी नहीं है सर। अगर सिंगल रूम लेंगे तो ये 200 रुपया हो जाएगा 400 रुपये महीना, एक साल का 5,000। सो अगेन हॉस्टल भी लगभग फ्री बराबर आप मान के चलिए। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पेशल पूरे अपार्टमेंट्स आपको मिल सकते हैं, जो भी 1,500-2,000 रुपये में पूरा अपार्टमेंट आपको मिलेगा। सो अगेन इट इज़ मोर और लेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे भी आ जाता हूँ।
अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, फिलहाल ये वीडियो जिस टाइम पे अपलोड हुई है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी हर साल ये डेट लगभग साल के इसी समय रहती है, थोड़ा आगे पीछे चलती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो है 22 मार्च। तो अगर आप इंटरेस्टेड और अगर आपका गेट कोर्स ठीक ठाक है तो इसको ज़रूर देखिएगा। लास्ट डेट जो एडमिशन पोर्टल पे दिखा रहा है दैट इज़ 25 मार्च। उसके बाद इंटरव्यूज़ मोस्टली स्टार्ट होते हैं अप्रैल से और जाएंगे वे ऑल द वे टू मंथ, डिपेंडिंग सिंपल कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सारी कहानी। इंटीग्रेटेड पीएचडी और ये कॉमन्स ऑफ क्लासेस, यानी कि अगेन लगभग 1 अगस्त से हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कोविड अपना ज़्यादा ड्रामा ना करे तो आपका सेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ कि चलो इसके बारे में बाद में बात करूँगा। इंटर्नशिप की बात करते हैं तो 3 महीने का इंटर्नशिप जो है वो एमटेक कोर्स के अंदर यहाँ पर जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो आमतौर पर मई से जुलाई तक हम करते हैं। फरवरी में इंटर्नशिप्स कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। सिर्फ इंटर्नशिप के अंदर जो हाईएस्ट पेमेंट मिलता है स्टाइफंड, दैट इज जो मैंने अगेन वेबसाइट से ही चेक किया है, 1 लाख से भी ज़्यादा, लगभग 1,15,000 और एवरेज स्टाइफंड इज 57, यानी कि लगभग 60,000 रुपीज़ पर मंथ। तो एवरेज स्टाइफंड आपको मिल जाएगा जब आप आईआईसी के अंदर अपना एमटेक कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर प्लेसमेंट्स में मैं ध्यान दूँ, एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट लेंगे नहीं क्योंकि वो जा रहे होंगे रिसर्च करने के लिए। आईएससी इज मेन अबाउट रिसर्च, है ना। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे प्लेसमेंट यहाँ पर ले रहे होते हैं तो यू कैन सी 5% से ज़्यादा जा रहे हैं, मोर देन 40 लाख। ये 2090 और 20 का डेटा। 18% से ज़्यादा जा रहा है 30 to 40, 31% 20 to 30, देन 15 to 20 लाख एंड देन 10 to 15 एंड देन लेस देन 10। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है। जो लोग इंटरेस्टेड, आधे तो इस लेवल पर उन्हें प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट की बात करूं तो रिसेंट डेटा के हिसाब से ओवरऑल 233 में 159 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ, बचे हुए ऐसा नहीं कि हो नहीं पाए, उनका मन नहीं था, है ना। और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है भारत सरकार की वेबसाइट पे वो है 23,54,000, जिसमें हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट के बारे में बताया गया नहीं, हाईएस्ट नहीं बताया गया है। तो लगभग और इसमें से कुछ स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए ऑब्वियसली चले गए हैं, जिसको अलग से मेंशन किया गया है। एमटेक रिसर्च में 23,75,000, 52 में से 32 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेस हुए हैं। बाकी कुछ हायर स्टडीज़ के लिए गए होंगे, कुछ ने अपने बिजनेसेस चलाए होंगे। कंपनीज़ की बात करूँ तो मुझे उल्टा मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो आईएससी में प्लेसमेंट के लिए नहीं आती है। आपके अंदर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किधर जाना और किस तरह की कंपनी के लिए आपको प्रिपेयर करना है। यस, लेगेसी की बात करते हैं, है ना। ऐसा आमतौर पे होता नहीं कि यार हमारे कॉलेज से कौन कौन निकला है। आईएससी बहुत पुराना कॉलेज है सर। तो जिन लोगों के आपने नाम सुने हैं, डॉक्टर हुमी जहांगीर बाबा, बताने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने मानते कि आज भारत का जितना भी एटॉमिक रिसर्च, जो भी एटम बम हमारे पास है, वो इन्हीं की देन है। इन्होंने आगे जाकर थोड़ू फोड़ू इंस्टीट्यूट्स बना दिए, बट ये भी पहले डायरेक्टर, स्टार्टिंग में डायरेक्टर हुआ करते थे। आईएससी के फैकल्टी मेंबर यहाँ पढ़ा चुके हैं। सीवी रमन हर क्लास में, 10th 11th क्लास में सबने इनके बारे में पढ़ा है। तो ये भी आईएससी के डायरेक्टर हुआ करते थे 1933 में, ये भी यहीं के पढ़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने IIM अहमदाबाद भी बनाया था, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसके लीडर हैं, वो भी यहाँ पे पहले रिसर्च कर चुके हैं। प्रोफेसर सतीश धवन आईएससी के डायरेक्टर रह चुके हैं, बाद में इसरो में इन्होंने काम किया है। वो मतलब बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे। डॉक्टर घोष आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं। आईआईटी पहले खड़गपुर के डायरेक्टर हैं, बाद में आईएससी के डायरेक्टर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और अभी रिसेंटली साइंस के एरिया में जो लास्ट भारत सरकार ने जो भारत रत्न अवार्ड किया था, ये है डॉक्टर CN राव, ये भी इस इंस्टीट्यूट से रिलेशन रखते हैं। सो एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर चंद्रा, ये भी फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर हैं। सो फाइनली मैं बोलूँगा कि ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। अगर आप फर्दर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, कंक्लूड कर रहा हूँ पूरा आर्ग्यूमेंट, अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ सकते हैं, गेट में अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो इस कॉलेज का सपना आप ज़रूर देखिए। और मैं बोलता हूँ सपना देखना ज़रूरी है, सिलेक्शन हो या ना वो बात की बात है, लेकिन आईएससी का सपना देखेंगे, शायद आईएससी तक पहुँचे या उसके 2-3 कॉलेज नीचे तक पहुँचेंगे, बट सपना ज़रूर देखिएगा। लास्ट में थैंक करूँगा हमारे जो टीम मेंबर हैं, प्रत्याय दे, जिनको हम प्यार से पापा बोलते हैं यहाँ पे। सो ये पूरी की पूरी PPT प्रेजेंटेशन उन्हीं ने बनाई थी। यहाँ पर एक आखिरी
बात और बोल देता हूँ कि सर कितना स्कोर कार्ड चाहिए या कितना नंबर चाहिए यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में बात नहीं की, बिकॉज ये डेटा चेंज होता रहता है। बट आप मानिएगा आईएससी के अंदर अगर आपको जाना है तो आपकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 100, 150 टू 100 यहाँ तक होनी चाहिए। उसका इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया, रिटन टेस्ट भी आपको लिखना है, 30% वेटेज उसका भी है। तो अगर सब काम अच्छा करेंगे तो पहुंच जाएंगे आईएससी के अंदर। यस, ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आने वाले टाइम में किस और कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल इस तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे।